बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बेटा, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो इन टुडेस क्लास हम जो हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यूज़ करने लगे हैं एमडी कैट सिलेबस, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सीरीज़ एज यू ऑल नो, जहां हम हर चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। सो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चेक द प्लेलिस्ट। और एक और हमने प्लेलिस्ट बनाई है जहां हमने लास्ट 10 ईयर्स के एमडी कैट पास पेपर सॉल्व किए हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। The question says two unequal resistances, ठीक है, are connected in parallel, सही, across a battery, which of the following statement is true? So whenever you have a question, तो ये आपने ज़रूर याद रखना है कि आपने कुछ पर्टिकुलर पॉइंटर जो है वो हाईलाइट कर लेने हैं। जैसे यहाँ पर हमारा पहला पॉइंटर है पैरेलल। ओके, कह रहा है सेम करंट विल फ्लो थ्रू बोथ द रेजिस्टर्स। नहीं, पैरेलल में करंट सेम नहीं होता, ठीक है, तो वोल्टेज सेम होता है, ये बात हमें पता है। करंट थ्रू स्मॉलर रेजिस्टेंस इज हायर, दिस इज राइट। क्यों? क्योंकि करंट का जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ विच इज दिस, तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो स्मॉलर रेजिस्टेंस होगा मतलब रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा, सो दिस सीम्स टू बी करेक्ट। करंट थ्रू लार्जर रेजिस्टर इज हायर, ये भी गलत है। एंड करंट कैन बी higher in any resistance depending on EMF of the cell, no, this is wrong. So technically first one is second B answer would be correct। क्यों? क्योंकि ओम्स लॉ के हिसाब से। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है थ्री रेजिस्टेंसेस 2 ओहम, 3 ओहम एंड 5 ओहम आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्राइंगल। अच्छा, जब भी आपका एक ट्राइंगल बनेगा ना, तो ट्राइंगल इस तरह से बनता है, लेट सपोज। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि लेट सपोज ये 2 ओहम और ये 3 ओहम। तो 2 ओहम और 3 ओहम जो है ये सीरीज में है क्योंकि एक ही वायर है। वेयर एज 5 ओहम जो है वो पैरेलल में है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। जब भी ट्राइंगल बनेगा तो उसके दो जो पॉइंट्स हैं, दो जो वायर्स हैं, वो हमेशा सीरीज में होंगी और एक वायर हमेशा पैरेलल में, क्योंकि लॉजिकल सी बात है। कह रहा है इफ अ बैटरी ऑफ 2.5 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस 5 ओहम, ठीक है, देन द करंट पासिंग थ्रू दिस 3 ओहम रेजिस्टर विल बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 ओहम और 3 ओहम सीरीज में है, तो उनकी जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी दैट वुड बी 5। लॉजिकल सी बात है, ठीक है। अब वोल्टेज का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। ओके, अब हमने करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट कितना होगा? V डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू आई। अच्छा, V जो है 2.5 एंड R जो है विच इज़ 5, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 2.5 डिवाइडेड बाय 5, अगर मैं इसको 2.5 को 5/2 डिवाइडेड बाय 5 कर देता हूँ, तो 5/2 मल्टीप्लाई 1/5 हो जाएगा, तो कैंसिल कैंसिल। तो करंट कितना हो जाएगा? 1/2 विच इज़ 0.5। तो मतलब टोटल करंट इन द सीरीज सर्किट कौन सा है? 2 ओहम और 3 ओहम। टोटल करंट कितना है? 0.5। मतलब कि 2 ओहम वाले रेजिस्टर को भी 0.5 एम्पियर का करंट मिल रहा है और 3 ओहम वाले सर्किट को भी 0.5 एम्पियर का करंट मिल रहा है। और हमसे क्या पूछ रहा है? 3 ओहम वाले सर्किट को करंट बताएं, तो इट वुड बी 0.5। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। सेम क्यों है? क्योंकि इट इज़ अ सीरीज सर्किट। लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। 50 watt battery is connected across a 10 ohm resistor. The current is this. The internal resistance of the battery is. So first of all we know that E is equal to V plus IR। और ये जो V है टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, V is equal to IR according to Ohm's law। तो IR plus IR is equal to E। 50 watt बैटरी है, EMF 50 है, ठीक है। रेजिस्टेंस कितनी है? विच इज़ लाइक 10, ठीक है। करंट कितना है? 4.5, ठीक है। प्लस करंट कितना है? 4.5। इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता। 10 मल्टीप्लाई बाय 4.5 वुड बी 45। यहाँ पर 4.5 और आर। ओके, अच्छा 45 यहाँ प्लस का, यहाँ जाके माइनस, सो 50 माइनस 45 is equal to 4.5, or 50 minus 45 would be what? 5 is equal to 4.5 r। अच्छा 5 4.5 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में नीचे जाके डिवाइड करेगा इज इक्वल टू आर। अब लॉजिकल देखें, 5 डिवाइडेड बाय 5 तो होता है 1, तो 5 डिवाइडेड बाय 4.5 वुड बी 1.1 ओहम। सो इट वुड बी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। कह रहा है
टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, अब यहाँ गौर करना, सेम मटेरियल, ठीक है। मैंने हमेशा बताया है कि जब भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें कुछ पॉइंटर्स आपको दिए जाएंगे, तो वो पॉइंटर्स पे आपने गौर करना है, ठीक है। यू कैन कॉल इट अ हिंट और समथिंग लाइक दैट। कह रहे हैव लेंथ ऑफ L and 2L and क्रॉस सेक्शनल एरिया 4A and A रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। अच्छा, रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है? रो, ठीक है, विच इज़ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर। मटेरियल सेम है तो उनकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी सेम होगी। तो जितनी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पहले मटेरियल की है उतनी ही दूसरे मटेरियल की होगी, रिगार्डिंग आप उसका कुछ भी चेंज कर लें। तो 4 डिवाइडेड बाय 4, सपोज करा है मैंने 4, तो इनका रेशियो क्या आएगा? 1:1, 1 डिवाइडेड बाय 1 या 1:1, सो डी वुड बी द आंसर। देखिए, अगर इसको आप प्रॉब्लम के बेस पे सॉल्व करते तो मुश्किल हो जाता, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में हिंट दी जाएगी इन द एग्जाम। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 100 watt is connected to a supply of 220 volts, रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इज, देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर P, ठीक है। अच्छा, V स्क्वायर, अच्छा V जो है विच इज 220 उसका स्क्वायर, और P जो है विच इज़ 100, ठीक है। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। अब यहाँ गौर करें कि 220 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। 220 का स्क्वायर हम सिंपल कर सकते हैं, अगर मैं 22 का स्क्वायर कर लूँ, ठीक है, 2 ज़ीरो लगा देंगे, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4, तो 484, तो 484, और यहाँ पे कितने ज़ीरो? 2 ज़ीरो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, 0 0 0 0 कैंसिल, तो रेजिस्टेंस कितनी आ रही है बच्चे? 484 ओम्स। तो व्हाट डज इट मीन्स? ए वुड बी द करेक्ट आंसर। सो या क्वेश्चन नंबर 6 जो है, कह रहा है 62.25 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पर सेकंड पास कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं थ्रू अ वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस, तो द अमाउंट ऑफ करंट कितना होगा? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम इन द क्वेश्चन विच इज़ गिवन, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स हर सेकंड में आपके पास ऑन कर रहे हैं एक एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मेरा बच्चा बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपसे कह रहा है करंट कितना होगा। सो प्रॉब्लम आपके पास बन गई। अब हमने करंट का जो फॉर्मूला पढ़ा है विच इज़ हाउ मच चार्ज पास पर यूनिट टाइम, बट यू नो दैट कि चार्ज बराबर होता है एन ई के। तो करंट आपके पास हो गया एन ई ओवर टी। अब एन ओवर टी तो आपको गिवन है विच इज़ इन द क्वेश्चन, तो वो कितना है 62.5 इंटू 10⁻⁻+ 10, और जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है विच इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगेन व्हाट वी विल डू द सिंपल कैलकुलेशन, 62.5 वो मल्टीप्लाई करेगा 1.6 से, ठीक है, और ये 10 पावर 10 और 10 पावर-19। अब अगेन यहाँ बेस सेम पावर ऐड हो रहा है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -9। 62.5 जो है जब ये मल्टीप्लाई करता है 1.6 से, सो यू विल गेट व्हाट? 100। 100 का मतलब होता है 10 पावर 2, और अगेन 10 पावर-9, अगेन बेस सेम पावर ऐड, तो इट विल बिकम 10 पावर-7। इतना करंट आ गया। अब ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, 10 पावर-1 इंटू 10 पावर-6, यू कैन डू दिस। यस, 10 पावर-1 जो होता है वो बराबर होता है 0.6 के, ठीक है, एंड इंटू 10 पावर-6 एम्प्स विच इज़ अ यूनिट ऑफ करंट। और 10 पावर-6 जो है ये प्रीफिक्स के बराबर होता है विच इज़ माइक्रो, तो आपका जो करंट हो जाएगा विच इज़ 0.1 माइक्रो एम्प, which will be the answer। तो इतना करंट पास हो रहा है। So what does it means? B would be the correct answer। Let us move forward। You are giving 3 bulbs, 25 watt का है, 40 watt का है, 60 watt का है। Which of them has the lowest resistance? अगर आप पावर का फॉर्मूला देखेंगे तो which is V square over R। अगर V कांस्टेंट है, ठीक है, लेट सपोज, तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मतलब जिस बल्ब का पावर ज़्यादा है सबसे ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस सबसे कम। तो व्हाट डज इट मीन? 60 वाट बल्ब का जो 60 वाट जिस बल्ब का पावर है उसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी। कितनी होगी ये इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, जितना क्वेश्चन पूछा था उस हिसाब से हमने आंसर कर दिया है। लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, और हम उसको सॉल्व करेंगे। इट्स ईजी नॉट हार्ड। कह रहे हैं द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 5 ओम, ठीक है।
एट 50 डिग्री टेम्परेचर, सही है, एंड 6 ओहम एट 100 डिग्री टेम्परेचर, तो 0 डिग्री पे कितना होगा? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, आर नॉट, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट, आर टी इज अ रेजिस्टेंस एट सम टेम्परेचर, आर नॉट इज रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री, ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा एंड टेम्परेचर। अच्छा अब देखो, फर्स्ट जब 5 ओहम था तो आर नॉट तो नहीं पता, 1 प्लस अल्फ़ा और 50 अल्फ़ा, ठीक है। इसी तरह सेकंड जो था 6, आर नॉट नहीं पता, 1 प्लस 100 अल्फ़ा। अब ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, वी कैन जस्ट से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर इफ़ आई जस्ट डिवाइड दीज टू इक्वेशंस, तो फर्स्ट से सेकंड को मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो ये तो हो जाएगा 5/6, यहाँ हो जाएगा आर नॉट 1 प्लस 50 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय आर नॉट 1 प्लस 100 अल्फ़ा। ओके, अब गौर से देखें, आर नॉट से आर नॉट में सिंपल कैंसिल कर सकता हूँ एंड आई विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 6 इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये 5, तो व्हाट डज इट मीन? 5 विल मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 100 अल्फ़ा इज इक्वल टू 6 विल मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 50 अल्फ़ा। तो क्योंकि हमें आर नॉट चाहिए तो उससे पहले यू नीड टू फाइंड अल्फ़ा ना, क्योंकि लॉजिकल सी बात है, ना तो आर नॉट है ना अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा फाइंड आउट होगा तो आर नॉट फाइंड आउट होगा, सो दिस इज द केस। तो 5 1 ज़ार 5 और 5 100 ज़ार 500 अल्फ़ा, इसी तरह 6 1 ज़ार 6 और यहाँ पर 6 50 ज़ार 300 अल्फ़ा। अब यहाँ गौर से देखें, 5 यहाँ जाएगा तो माइनस का, 300 यहाँ जाएगा तो माइनस का, तो 500 अल्फ़ा माइनस 300 अल्फ़ा, इसी तरह यहाँ पर 6 माइनस 5, सो व्हाट डज इट मीन्स? यहाँ बचा आपके पास 200 अल्फ़ा, यहाँ बचा 1, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 200, तो अल्फ़ा की तो वैल्यू आपके पास आ चुकी है, लेकिन ये तो नहीं पूछा था, आर नॉट पूछा था। अब मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? विच वॉज 5 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस 1 प्लस व्हाट 50 अल्फ़ा। अच्छा 50 अल्फ़ा की जगह व्हाट कैन आई राइट? 1 डिवाइडेड बाय 200, ठीक। अच्छा 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20, सो व्हाट डज इट मीन्स? क्या बचा? 1 प्लस 1/4, ये आपके पास बच गया, आर नॉट इज इक्वल टू 5। एलसीएम ले लेंगे 4, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 1 और यहाँ आर नॉट इज इक्वल टू 5। अच्छा 4 प्लस 1 क्या हो जाता है? 5 हो जाता है, तो 5 आर नॉट डिवाइडेड बाय 4, यहाँ 5, 4 यहाँ डिवीजन में, यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 5 इंटू 4, 5 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर 5 इज इक्वल टू आर नॉट। 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आपके पास रेजिस्टेंस होगी 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर, विच वुड बी 4। अच्छा एक और आसान तरीका है कि यार हर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर 1 ओहम रेजिस्टेंस बढ़ रही है, मतलब 50 था तो 5 ओहम थी, तो 6 हो गई 100 डिग्री के ऊपर, तो इसी तरह अगर 50 डिग्री कम करेंगे तो 1 कम होगी ना, तो 0 डिग्री के ऊपर 4 ओहम होगा, तो इस तरह भी कर सकते हैं आप, ये लॉजिक भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर टू मेथड्स, सो यू कैन यूज टू फाइंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 1 मिली एम्पेयर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कॉपर वायर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल पास इन 1 सेकेंड। तो सबसे पहले चार्ज फाइंड आउट करेंगे, चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम, ठीक है। अच्छा करंट कितना है? 1 मिली एम्पेयर, मिली का मतलब मेरा बच्चा क्या होता है? 10 पावर माइनस 3, तो आपके पास करंट है 1 इंटू 10 पावर माइनस 3, टाइम है 1 सेकेंड, तो चार्ज कितना हो जाएगा? 1 इंटू 10 पावर माइनस 3 कूलम, सो दिस वुड बी द चार्ज। अच्छा चार्ज का एक फॉर्मूला आपको पता है, विच इज़ व्हाट? एन ई। अच्छा अब यहाँ पे ई फाइंड आउट किया जा रहा है आपसे, तो Q इज इक्वल टू एन ई, तो एन ई बराबर है 1 इंटू 10 पावर माइनस 3। अब ई जो है नीचे डिवीजन में चला जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3, यहाँ पे डिवीजन में आपके पास आ जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, दिस वुड बी द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये याद रखिएगा, ई का मतलब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और ये मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है जो कोई भी पार्टिकल ले सकता है, इससे कम चार्ज हो ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं, अ, अब ये 10 पावर माइनस 19 है, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.6, ये 10 पावर माइनस 3 और ये 10 पावर प्लस 19, तो 19 माइनस 3 किसके बराबर होगा? 19 माइनस 3 बराबर होगा 16 के, ठीक है।
अब 1 डिवाइडेड बाय 1.6 बराबर होता है 0.625 के, और अगर आप इसको 6.25 कर दें तो इट वुड बी लाइक 10 पावर -1, और ये 10 पावर 16, अगेन बेस सेम पावर एड, सो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 15। तो एक सेकंड में अगर करंट 1 मिली एम्पियर होगा तो एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। Next, the example of non-ohmic resistor. We know that we have two kind of materials devices, एक ohmic होती है, एक non-ohmic होती है। तो filament bulb is a non-ohmic device, diode is a non-ohmic device, so what does it means? D would be the correct answer। ठीक है, आगे चलते हैं। An expression for rate of heat generated, ठीक है, rate of heat generated कह रहा है। rate of heat generated का मतलब क्या है? rate का मतलब पावर होता है, ठीक है, तो पावर एनर्जी ओवर टाइम, ठीक है। Hoping that you understand the logic. If a current I ampere flow through a bulb of resistance, जो heat generated होता है from the Joule's law which is I square RT। अब rate of heat generated मतलब power, तो I square RT heat divided by the time, T से T cancel, तो I square R, so B would be the correct answer। तो ये याद रखिएगा। Let us move। कह रहा है this and this, ठीक है, sigma 1 and sigma 2 are electrical conductivities of germanium and sodium। अच्छा, जर्मेनियम जो है आपको पता है इट इज़ अ सेमी कंडक्टर, और सोडियम जो है इट इज़ अ कंडक्टर, इट इज़ अ मेटल रेस्पेक्टिवली। इफ दीज सब्सटेंसेज आर हीटेड, जर्मेनियम को और सोडियम को हीट करते हो तो क्या होगा? तो कंडक्टिविटी जो है जर्मेनियम की बढ़ेगी और सोडियम की कम होगी, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट इज द लॉजिकल रीजन फॉर इट? जर्मेनियम जो है इट इज़ अ सेमीकंडक्टर, ठीक, सो हीटिंग इंक्रीजेज इट्स चार्ज कैरियर्स, हीटिंग की वजह से उसके चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे जिसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। सोडियम जो है इट इज़ अ मेटल, सो हीटिंग की वजह से इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग, जिसकी वजह से उसकी जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। हमें पता है ना, किसी भी चीज़ का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। अब जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस उसकी डिक्रीज होगी, ये तो हमें बात पता है, ठीक है। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। आगे चलते हैं। 4 आइडेंटिकल सेल्स, 4 आइडेंटिकल सेल्स है, ईच हैविंग एन ईएमएफ ऑफ दिस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब वही बात आ गई कि यहाँ पर हमें हिंट दे दी गई है। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 12 वोल्ट। अच्छा, 12 वोल्ट क्यों है? क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल में वोल्टेज जो है वो क्या होता है? सेम होता है। अगर ये कहता है सीरीज में, तो सीरीज में कौन सा आंसर सही होता है? 48, क्योंकि सीरीज में जो टोटल वोल्टेज होता है वो होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। अ स्टूडेंट हैज 10 रेजिस्टर्स of resistance R, the minimum resistance made by him for given resistors is। अब आपको ये बात पता है टोटल रेजिस्टर जो है इन पैरेलल, उसका सिंपल एक फॉर्मूला है विच इज R डिवाइडेड बाय N, और जो सीरीज में है, ठीक है, उसका जो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है विच इज RN। ये याद रखिएगा, इसके पास पेपर में भी क्वेश्चन है। तो RN मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। अब हमारे पास कितने हैं? 10 है, तो मिनिमम रेजिस्टेंस कितनी होगी? R/10। व्हाट डज इट मीन्स? B वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको ये बात भी पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम होती है और सीरीज में बढ़ती है। दिस लॉजिक यू हैव टू रिमेंबर दिस। 20 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो बेटा इट इज़ अ प्रीफिक्स 10 पावर -6, करंट फ्लोज फॉर 30 सेकेंड इन अ वायर, ट्रांसफर ऑफ चार्ज विल बी, मतलब क्यू मालूम कर रहा है आपसे, ठीक है। क्यू बराबर है IT, ठीक, आई मतलब करंट विच इज़ 20 इंटू 10 पावर -6, टाइम कितना है? 30। अच्छा, 20 इंटू 30 कितना होगा? 600 इंटू 10 टू द पावर -6। अच्छा, 600 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और 10 टू द पावर -6, दिस एंड दिस बेस सेम पावर है, 2 - 6 विल बी -4। तो आपका करंट कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10 टू द पावर -4, सी वुड बी द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव फॉरवर्ड। इन द सर्किट शोन द रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन, किसकी बात कर रहा है? पावर की बात कर रहा है। इन द बैटरी, कितनी पावर डिसिपेट हो रहा है बैटरी के अंदर, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस उस बैटरी की 1 ओम है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम है, कनेक्टेड है कितने, उसकी ईएमएफ कितनी है? 10 वोल्ट। तो सबसे पहली बात, टोटल रेजिस्टेंस जो होती है विच इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी 1 + 4, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी 5, ठीक है। वोल्टेज आपके पास है कितना? ठीक है, वोल्टेज है आपके पास
10, तो करंट कितना हो जाएगा? करंट का फॉर्मूला है V ओवर R, V इज 10, टोटल रेजिस्टेंस 5, ठीक है, करंट हो गया 2 एम्पियर। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। पावर डिसिपेशन, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर स्मॉल आर। अब स्मॉल आर क्यों है? क्योंकि बैटरी के अंदर कितनी डिसिपेशन हो रही है, बैटरी के अंदर तो 2 ओहम की रेजिस्टेंस, सॉरी 1 ओहम की रेजिस्टेंस है, तो आई इज 2, 2 का स्क्वायर, आर इज 1, स्मॉल आर इज 1, 2 2 ज़र 4 इंटू 1, तो पावर डिसिपेशन इन द बैटरी 4 वाट, ठीक है। तो सवाल को समझना है, जब जाके आपका आंसर सही आ जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं, कह रहे हैं द रेजिस्टिविटी इन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आयरन की इतनी है, सही है। द रेजिस्टेंस ऑफ आयरन वायर ऑफ पर्टिकुलर लेंथ एंड थिकनेस इज दिस, इफ बोथ द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ वायर आर डबल देन द रेजिस्टिविटी विल बी। भाई रेजिस्टिविटी उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, तो पहले कितनी थी? इतनी थी। तो रेजिस्टिविटी इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, तो नेचर तो आयरन वायर ही है ना, तो वायर तो आपने चेंज नहीं किया है ना। सो यह क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर होगी? अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है विच इज म्यू ई, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में जो रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट आपने पढ़ा है, तो म्यू वी ओवर एल। अगर यहाँ गौर करें तो म्यू ओवर एल इज अ कांस्टेंट थिंग, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। तो मतलब अगर वोल्टेज को आप बढ़ा रहे हो जितना, उतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी। अब आपने वोल्टेज को डबल किया है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वुड बी डबल। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। 19, read the following statement, the resistivity of a semiconductor decreases with the increase of temperature, this is correct। अभी पढ़ कर आए ऊपर जर्मेनियम और सोडियम की मिसाल में। इन अ कंडक्टिंग सॉलिड द रेट ऑफ कॉलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब रेट ऑफ कॉलिजन, रेजिस्टेंस बढ़ रही है, कॉलिजन्स बढ़ रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। एंड आइज इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो व्हाट डज इट मीन्स? बोथ वाई एंड जेड आर ट्रू, ठीक है बेटा, क्योंकि दोनों ऊपर पढ़कर आए। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, भाई दोनों, इसका भी वोल्ट वोल्ट यूनिट होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी वोल्ट यूनिट होता है, तो हैव सेम यूनिट्स, ओके, ठीक है। सेम वैल्यूज़ नहीं होती, एक पर्टिकुलर कंडीशन में होती है कि ओपन सर्किट होगा तो वैल्यूज सेम होंगी, तो ये ऑलवेज तो नहीं होगा। डिफरेंट यूनिट्स, ये भी गलत है। हैव ऑलवेज डिफरेंट वैल्यूज, ये भी गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं, कह रहा है 4 bulbs of 60 watt each are connected in series, ठीक है, एंड a battery is connected across their combination, which of the following statement is true? देखो भाई सीरीज में है, सीरीज में हमें पता है कि करंट क्या होता है, सेम रहता है, तो व्हाट डज इट मीन्स? करंट थ्रू ईच बल्ब इज सेम, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस ईच बल्ब इज नॉट सेम, नहीं ये गलत है, क्योंकि वोल्टेज भी सेम है यहाँ, इट इज़ अ कंडीशन। कैसे? क्योंकि पावर सेम है ना, तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। तो आपका जो रेजिस्टेंस है, पावर सेम है तो रेजिस्टेंस भी सेम होगा, चारों का रेजिस्टेंस सेम है, तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है आई आर वन, तो आर वन आर टू आर थ्री आर फोर वो भी सेम है, तो व्हाट डज इट मीन्स कि वोल्टेज अक्रॉस ईच बल्ब इज सेम, ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। पावर डिसिपेशन भी सेम है, पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला है वी स्क्वायर ओवर आर, तो वो भी सेम है, तो ये 3 ऑप्शंस गलत हैं, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूजुअली इक्वल टू, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है कि जो कमर्शियल यूनिट आप इस्तेमाल करते हैं ना, जिस चीज़ का बिल देते हैं, जिसको हम कहते हैं यूनिट, सिंपल इतने यूनिट का बिल आया, तो वो होता है किलो वाट आवर, विच वी कॉल इट कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, 1 किलो वाट आवर। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। आगे चलते हैं। यू हैव 3 अप्लाइंसेस ईच ऑफ 500 वाट रनिंग ऑन अ 220 AC, ठीक है। इलेक्ट्रिक लैंप है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक रूम हीटर है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होगी? सेम फॉर ऑल होगी, क्योंकि पावर डिसिपेशन का ये फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर पी है। देखो पी भी सेम है, वी भी सेम है, तो रेजिस्टेंस तो सेम ही होगी ना, तो दिस इज द लॉजिक। इन शॉर्ट सर्किट करंट इज इन्फिनिटी, ठीक है, एंड ओपन सर्किट रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट। तो अब ये कैसे लॉजिक है? शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस आपकी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, और करंट का क्या फॉर्मूला है? वी ओवर आर। अब आर की जगह जीरो आएगा तो करंट तो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी तरह ओपन सर्किट में
करंट आपका ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। अब करंट ज़ीरो है तो आर का फॉर्मूला वी ओवर आई ज़ीरो तो रेजिस्टेंस इन्फिनिटी। सो दिस इज द लॉजिकल रीजन। ओके, आगे चलते हैं। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, इन अ वायर कैरिंग अ करंट। तो कौन सा, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ पॉजिटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स, नहीं। द रेशियो ऑफ द एनर्जी डिसिपेटेड बिटवीन 2 पॉइंट्स, नहीं। द रेशियो of the power dissipated between 2 points of the current, the ratio of the power dissipated between 2 points to the charge move। देखो, ratio of the power dissipated between the 2 points to the current, तो this will be the power over current is voltage, क्योंकि वी आई इज इक्वल टू पी, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, तो इस फॉर्मूले से वोल्टेज का फॉर्मूला निकला, तो आई सी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। अच्छा, जब भी आप एक कोई भी प्रॉब्लम करें तो इट्स रिक्वेस्ट के डेटा बना लें। डेटा बनाने से क्या होता है, आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सेल इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है आपकी बैटरी की। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो 1.5 वोल्ट है, इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम, ठीक है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। सो टेक्निकली ये आई आर पूछ रहा है आपसे। अच्छा, यू नो दैट कि E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, दिस फॉर्मूला जो आपको आता है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि करंट जब तक नहीं होगा, करंट नहीं बताया इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड करंट। सो फॉर करंट वी नो दैट दिस V इज इक्वल टू आई आर। सो आई कैपिटल आर, आई आर और यहाँ पर E। अच्छा, अब यहाँ देखें, आई कैन बी टेकन एज अ कॉमन, आर प्लस आर। अब E जो है विच इज़ 1.5 इज इक्वल टू आई, नहीं पता, कैपिटल आर इज 3, स्मॉल आर इज 2, ठीक है। 3 + 2 होता है 5, और यहाँ पर आई, अब 1.5 है तो वी कैन जस्ट राइट इट डाउन एज 3/2, वी कैन डू दैट। अब 5 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में नीचे जाके डिवाइड करेगा तो 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू आई। अब आप यहाँ देखें, 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 2 5 ज़ा 10, तो 3/10, तो विच यू कैन राइट इट डाउन एज 0.3 एम्प्स। तो करंट मिल गया आपको। और आपसे इंटरनल रेजिस्टर के दरमियान पोटेंशियल पूछा था विच इज़ आई स्मॉल आर, आई 0.3, इंटरनल रेजिस्टेंस है 2, तो 3 2 ज़ा 6, तो कितना है 0.6, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 0.6। अगर आपसे पूछें इसका जो टर्मिनल वोल्टेज होगा इट वुड बी 0.9, ठीक है, क्योंकि EMF 1.5 है, पोटेंशियल ड्रॉप 0.6 है, लाइक दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स आर इक्विवेलेंट, ठीक है, कौन से जो यूनिट्स हैं वो बराबर हैं। तो अगर आप गौर करें तो एम्प्स और ये बराबर नहीं है, क्योंकि कूलम ओवर सेकंड होता है, ये तो बराबर नहीं है। एम्पियर ये भी बराबर नहीं है, तो ये आपका बराबर है, क्योंकि पावर का एक फार्मूला होता है I²R और एक फार्मूला होता है VI, ठीक है। तो मतलब कि I का मतलब एम्पियर, एम्पियर का स्क्वायर, R इज ओहम, सेकंड V विच इज़ वोल्टेज, ठीक है, और तीसरा करंट विच इज़ कूलम पर सेकंड। तो ये और ये दोनों बराबर, सी वुड बी द करेक्ट आंसर। यू हैव टू जस्ट एनालाइज, अगर आपको बहुत सारे फार्मूलाज आते होंगे तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस वुड बी। नंबर 28 कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ सेल इन ओपन सर्किट इज 2.2। जब आपका ओपन सर्किट होगा तो रिमेंबर दिस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF, ठीक है। 2.2 वोल्ट है, रेजिस्टेंस कितनी है 5 ओहम्स है अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना है 1.8 वोल्ट है। तो आपसे कह क्या रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए। देखें बच्चे, वी विल यूज़ द सेम फार्मूला। अब यहाँ पर देखें, इस फार्मूला के अंदर मेरे पास करंट नहीं है, तो करंट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, V ओवर R इज इक्वल टू आई। अच्छा, अब V जो है विच इज़ 1.8 डिवाइडेड बाय R कितना है आपके पास विच इज़ 5। 1.8 को आप ऐसे लिख सकते हो 18 डिवाइडेड बाय 10, और यहाँ पर 1/5। तो यहाँ देखें इट वुड बी लाइक 18 डिवाइडेड बाय 50। 18 डिवाइडेड बाय 50, अगर मैं दोनों को, यू कैन सी दैट दोनों को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये 36 और ये 100,
तो करंट आपका हो जाएगा 36/100। 36/100 को आप कैसे लिख सकते हो, 0.36। तो ये तो आपके पास करंट आ गया। अब क्या करेंगे, E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। देखें E कितना था, 2.2 था, टर्मिनल पोटेंशियल 1.8, करंट 0.36, और क्या चाहिए, R चाहिए। अब ये देखें, ये यहाँ जाएगा 2.2 माइनस 1.8, तो इट वुड बी 0.4, 0.36 R। अब 0.36 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में नीचे जाके डिवाइड करेगा। नाउ सी दैट ऑलमोस्ट 0.4 डिवाइडेड बाय 0.4 आ रहा है, तो 0.4 डिवाइडेड बाय 0.4 1 के बराबर होता है। तो ये जो नंबर है इट विल बी स्लाइटली अप, ठीक है। स्लाइटली अप का मतलब है 10/9। 10/9 का मतलब क्योंकि 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर होगा। सो इट्स लाइक दैट, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन लाइक दिस। आगे चलते हैं। कह रहा है अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू अ 25 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। फॉर्मूला बनाएंगे, द रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज दिस, द वैल्यू ऑफ R। द रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस अगेन मैं बता चुका हूँ, इट इज़ पावर 25 जूल पर सेकेंड। तो आपसे कह रहा है वैल्यू ऑफ R बताइए रेजिस्टेंस। पावर का फॉर्मूला है V²/R, तो R का फॉर्मूला हो जाएगा V²/P। V जो है विच इज़ 25, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, 25। 25, अब देखें इस तरह का जो क्वेश्चन है, यू जस्ट नीड टू यूज़ योर ब्रेन। 25 का स्क्वायर का मतलब है 25 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 25। कैंसिल कैंसिल, आंसर सिंपल आ जाएगा 25। सो व्हाट डज इट मीन, सी वुड बी द करेक्ट आंसर। यू जस्ट नीड टू यूज़ योर ब्रेन। हमेशा कैलकुलेटर की यूज़ नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर देखो एग्जामिनर को पता है कि आपको आपको जो है आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा ड्यूरिंग द एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। अ कॉइल हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, ठीक है। इट इज़ डिज़ाइन टू ऑपरेट ऑन 220 वोल्ट, ठीक है। व्हाट एन इलेक्ट्रिक एनर्जी इन जूल्स इज सप्लाइड टू हीटर इन 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड के अंदर कितनी एनर्जी सप्लाई होगी। देखो भाई, आपको ये बात पता है कि H इज इक्वल टू I²R T होता है। अब I तो आपके पास नहीं है, यहाँ पर V दिया गया है, तो I इज इक्वल टू V/R होता है, ये भी हमने पढ़ा है। तो V/R, इसके ऊपर स्क्वायर है RT, तो इट विल बी व्हाट विल बी द फॉर्मूला, V²/R² इंटू R और इंटू T। एक R से एक R कैंसिल, तो आपके पास हो जाएगा V²/R इंटू T। सो दिस वुड बी द फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे, सारी वैल्यूज़ हैं, जस्ट नीड टू सब्सटीट्यूट इट एंड फाइंड द आंसर। V जो है आपके पास 220 है, 220 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय R है, ठीक है। अच्छा, अब R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू आपके पास 20 है, इंटू T इट इज़ 10। अब यहाँ देखें, 0 से 0 कैंसिल, अब 220 का होल स्क्वायर, 22 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, अगेन 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, तो 484 और डबल ज़ीरो, सो 48400 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 24200, ठीक है। 24200 जूल्स। अब 24200 जूल्स हैं। अब दिस वुड बी द आंसर। लेकिन अगर अब आप ऊपर जाएंगे तो ये तो आंसर हमें नहीं दिखा रहा, ठीक है। अच्छा, अब किस तरह से कर सकते हैं हम इसको, 1 2 3, 24.2 इंटू 10 पावर 3। अब 10 पावर 3 का मतलब होता है किलो, तो 24.2 किलो जूल्स वुड बी द आंसर। तो वो कौन सा आंसर है, वो सी आंसर है। इस तरह भी आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। आगे चलते हैं। ओहम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जब टेम्परेचर सेम रहेगा तभी ओहम्स लॉ एप्लीकेबल रहेगा, विच इज़ कि जितना करंट बढ़ाएंगे उतना वोल्टेज बढ़ेगा। आगे, इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर इज रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम विच इज़ द पावर, और इलेक्ट्रिक पावर है कि इलेक्ट्रिक वर्क डन हो रहा है। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड दिस एज वेल। आगे चलते हैं। मैंने बल्ब इज टर्न ऑन, ओहम्स लॉ इज एप्लीकेबल। अब बल्ब की बात हो रही है, बल्ब इज अ नॉन ओमिक डिवाइस, सो व्हाट डज इट मीन्स, नो वुड बी द आंसर। आगे चलते हैं। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड एज,
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो किससे एक्सप्रेस होता है, फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं, डेल आर इज इक्वल टू अल्फ़ा आर नॉट डेल्टा टी। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है बच्चे, अल्फ़ा है। अब अल्फ़ा का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, डेल आर डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल टी इज इक्वल टू अल्फ़ा। अब लॉजिकल सी बात है, जो इसका यूनिट है डेल आर का वही आर का होगा, तो 1 ओवर डेल टी इसका यूनिट हो जाएगा। डेल टी मतलब सेल्सियस होता है, तो 1 ओवर सेल्सियस, तो 1 ओवर सेल्सियस या सेल्सियस पावर -1, तो दिस वुड बी द यूनिट ऑफ अल्फा विच इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। होपिंग दैट फॉर्मूले से भी यूनिट आप निकाल सकते हैं। कह रहा है 4000 कूलम चार्जेस वर पास फ्रॉम द वायर फॉर अबाउट 12 सेकेंड्स, एस्टिमेट द करंट ड्यूरिंग दिस टाइम। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। चार्ज कितना है भाई, 4000 है, टाइम कितना है 12 सेकेंड। अब एक लॉजिक देखो कि 3600 होगा डिवाइडेड बाय 12 करता हूँ तो 300 आंसर आएगा। तो इसका मतलब 4000 तो बड़ा है, तो 300 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो इट वुड बी 333.3। ठीक है, अब ये 333.3 का तो दो आंसर है, ए भी है सी भी है। तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है, करंट का यूनिट एम्प्स होता है, तो ए वुड बी द आंसर। इस तरह भी कंफ्यूज किया जा सकता है आपको। इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो सोर्स ऑफ ईएमएफ ऑफर करता है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन टू करंट फ्लो इनसाइड द मटेरियल, इलेक्ट्रोलाइट या मटेरियल ऑफ द सोर्स ऑफ ईएमएफ, जहां पर ईएमएफ बन रही है। ओके, a current of 16 amps divided between two branches in parallel of resistance 8 ohms and 12 ohms। आपके पास एक करंट है, उसको वो उसको उस वायर में 16 एम्प्स करंट जा रहा है, उस वायर को आपने तोड़ा, दो हिस्सों में पैरेलल में डिवाइड किया। एक वायर का रेजिस्टेंस है 8 ओम, दूसरे का है 12 ओम्स रिस्पेक्टिवली। तो करंट कितना होगा दोनों वायर्स के अंदर, पहली वायर और दूसरी वायर के अंदर? तो भाई पहली वायर के अंदर जो करंट होगा इट वुड बी आई मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इसी तरह जो करंट वायर 2 में होगा, आई इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, अब आई कितना था 16 था, इंटू R2 12 था मेरे पास, R1 प्लस R2 20 हो जाएगा। इसी तरह आई 16, R1 कितना है 8, R1 प्लस R2 इज 20। अब यहाँ पर आई जस्ट सॉल्व इट, 10 और यहाँ पर हो जाएगा लाइक 8, यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 4। 4 इंटू 12 इट वुड बी 48, 48 ओवर 5। ठीक है, अब 50 ओवर 5 कितना होता है, 50 ओवर 5 होता है 100, सॉरी 10। अब 48 ओवर 5 इज राउंड अबाउट 9.6। ठीक है, तो पहले का करंट तो आ गया 9.6, या उसको दूसरे का करंट ले लें। ठीक है, और यहाँ पर भी इफ़ यू सॉल्व इट, 10 एंड 8, 5 एंड 4, 4 8 जार 32 ओवर 5। 30 ओवर 5 तो होता है 6, तो 32 ओवर 5 होगा 6.4। सो व्हाट डज इट मीन्स, बी वुड बी द करेक्ट आंसर, जिसमें 6.4 भी है 9.6 भी है। सो इट्स लाइक दिस, if a current of 5 amperes flows through a conductor, the number of electron per second will be, कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे। करंट आपको दे दिया गया है, कितना करंट है 5 एम्प है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछ रहा है, दिस ये पूछ रहा है आपसे। करंट का फॉर्मूला होता है Q ओवर T, और Q बराबर होता है NE के, हम पहले भी पढ़ के रहे, तो NE ओवर T। अच्छा, N ओवर T तो पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है, तो N ओवर T तो पूछा जा रहा है, तो करंट की जगह मैंने लिखा 5 इज इक्वल टू N ओवर T, और एक चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, इज इक्वल टू उस तरफ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब सिंपल मैथ्स करनी है, 10⁻⁻19 यहाँ माइनस का यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो 5 डिवाइडेड बाय 1/6, और यहाँ पर मेरे पास है 10 पावर प्लस 19। अच्छा, 5 1.6 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16 ओवर 10, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक, अच्छा 16 ओवर 10 है, तो 10 ओवर 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, तो ये हो जाएगा 50 ओवर 16। ठीक है, होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। 50 ओवर 16 को करेंगे
तो ये हो जाएगा 25/8 इंटू 10 पावर 19। अब एक चीज़ को आप लॉजिकली सोचें, 24/8 जो है वो तो 3 के बराबर होता है, तो 3 पॉइंट समथिंग ओवर 25/8, तो 3 पॉइंट समथिंग मतलब 3.12/10⁻⁹ तो निकला हुआ है। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे, इतने होंगे अगर करंट कितना हो 5 amps हो। सो इट्स लाइक दिस, यू कैन सॉल्व लाइक दिस। इफ अ पावर ऑफ अ बल्ब इज ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, ठीक है, एंड द करंट इन द सर्किट इज 1.5, तो पावर कितना होगा? इट्स अ गुड क्वेश्चन। पावर का फॉर्मूला है वोल्टेज इंटू करंट। पावर कितना है 220, करंट 1.5 है, 1.5 को आप 3/2 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 1110। 110 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो पावर कितना 330 वाट। ए वुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस रिगार्ड। आगे चलते हैं। मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स इक्वल टू द लोड रेजिस्टेंस, आर इज इक्वल टू आर। ये आपने पढ़ा होगा इन योर इंटर क्लास। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये क्या है? अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, पावर डिलीवर्ड टू लोड इज मैक्सिमम व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर हो किसके? लोड रेजिस्टेंस के। ठीक है, ओके। A wire has a resistance of this at 19 degrees Celsius and 21.5 at 200 degrees Celsius. Find the temperature coefficient of resistivity of the material. तो हमें पता है डेल आर बराबर होता है आर नॉट, ठीक है, सॉरी, अल्फा आर डेल्टा टी। डेल आर मतलब चेंज इन द रेजिस्टेंस, तो वो कितनी है? फाइनल माइनस इनिशियल 21.5 माइनस 5.5। इसी तरह अल्फ़ा तो पता करना है, रेजिस्टेंस 1 दैट वाज 5.5, पहले की रेजिस्टेंस पहले कितनी थी एट 19 रूम टेम्परेचर उस वक्त का, और चेंज इन द टेम्परेचर कितना है 200 माइनस 19, इतना टेम्परेचर आपने दिया, तो 21.5 माइनस 5.5 इट वुड बी 16, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फ़ा 5.5 200 माइनस 19 इट वुड बी 181। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, 5.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11 डिवाइडेड बाई 2, और ये 181। ठीक है, होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब इसको सिंपल सॉल्व करना है। 2 यहाँ डिवीजन में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 16/2, ठीक है, इज इक्वल टू, अब 181 जो है वो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 181 को 11 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सी 1 1 ज़ार 1, 1 8 ज़ार 8, 1 1 ज़ार 1 अगेन, 1 1 ज़ार 1, 1 8 ज़ार 8 एंड 1 1 ज़ार 1, 1991, तो 1991 अल्फ़ा। 16 इंटू 2 वुड बी 32 डिवाइडेड बाय 1991। अब यहाँ एक लॉजिक देखो कि यार ये तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार नंबर आ गया। अब वी डू नॉट हैव द कैलकुलेटर, अब यहाँ पर भी एक लॉजिक लगाते हैं। देखो, अगर मैं इसको 1991 है 32 डिवाइडेड बाय 2000, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली करते हैं ना, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 1000। तो 16 डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 0.016, एंड 0.016 इट इज ए। तो इट्स लाइक दैट यू कैन सॉल्व। मैं अगेन बार बार इस तरह की प्रॉब्लम को ला रहा हूँ कि आप ड्यूरिंग द एग्जाम परेशान ना हो और आपको पता हो कि विदाउट द कैलकुलेटर ये किया जा सकता है। अगर मैं कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हैं। 400 watt bulbs are connected in parallel across a 200 watt supply line if one bulbs get fused। अब आपको पता है कीवर्ड मिल गया पैरेलल। एक बल्ब फ्यूज़ हो जाता है पैरेलल में तो आगे कुछ नहीं होता, क्योंकि हर वायर की अलग लाइन होती है पैरेलल में। हमारे घरों में जो कनेक्शन होते हैं वो पैरेलल में होता है। रेस्ट ऑफ द 3 बल्ब्स विल लाइट, क्योंकि एक तो फ्यूज़ हो गया ना, तो ये तो नहीं हो सकता, ये सीरीज़ में होगा और बोथ बी एंड सी तो हो ही नहीं सकता ना। तो इट्स लाइक दैट। हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग स्टडी करंट? कितना पोटेंशियल, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो कांस्टेंट करंट होगा। स्टडी करंट का मतलब सेम करंट विच इज़ व्हाट? कांस्टेंट। ओके, आगे चलते हैं। द लेंथ एंड रेडियस ऑफ अ सर्टेन वायर आर डबल्ड। ओके, तो लेंथ हो गई 2L और रेडियस हो गया 2R, ठीक है।
द रेजिस्टेंस विल, तो जो उस वायर की रेजिस्टेंस है उसके साथ क्या होगा, ठीक है, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो भाई, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है विच इज़ रो एल ओवर ए। अब ए इज़ पाई आर स्क्वायर, अब रेडियस डबल हुआ है तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो रेडियस डबल हुआ है तो एरिया कितना हो जाएगा, नया एरिया हो जाएगा 4 गुना। अब प्रॉब्लम बन गई कि लेंथ जो नई है विच इज़ 2l और एरिया जो नया है क्रॉस सेक्शनल एरिया विच इज़ 4a, ठीक है। तो न्यू जो रेजिस्टेंस है आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश ओवर ए डैश। रो इज़ अ कांस्टेंट थिंग, पहले पढ़ के आ चुके हैं। एल डैश की जगह 2l और ये 4a डैश, सॉरी 4a, तो ये हो जाएगा 2/4 रो एल ओवर ए। रो एल ओवर ए किसके बराबर होता है मेरा बच्चा, रो एल ओवर ए इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस आर। और ये सॉल्व करेंगे, 2 1 2 2 2 4, तो नई रेजिस्टेंस पुरानी रेजिस्टेंस के आधी हो गई है। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। तो बी हाफ एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज, रेजिस्टेंस विल बी हाफ, आधी हो गई, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये तो कांस्टेंट है ना भाई, ये तो सेम ही रहेगी। ओके, व्हाई शुड अ रेजिस्टेंस बी इंट्रोड्यूस इन अ सर्किट इन सीरीज डेलिबरेटली, क्योंकि सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो क्यों कर रहे हैं ऐसा, ठीक है, टू कंट्रोल करंट, ठीक है। समटाइम्स हमें ये चाहिए होता है कि हम करंट को कंट्रोल करें, तो करंट कैसे कंट्रोल होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट खुद ब खुद कम हो जाएगा। इट्स लाइक दैट। स्टडी करंट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप डीसी करंट का ग्राफ बनाते हैं तो इट्स लाइक दिस, लेट सपोज 4 एम्पियर वर्सेस टाइम, तो 1 सेकंड के बाद भी उतना करंट है, 2 सेकंड के बाद भी उतना ही करंट है। ओके, आगे चलते हैं। 6 लैम्प्स ऑफ 40 वाट ईच वर्किंग फॉर 4 आवर्स पर डे विल कंज्यूम 6 वाट, अच्छा 4 आवर्स हैं 6, तो टोटल वोल्ट पावर कितना हो जाएगा, 240 वाट हो जाएगा। और कितने आवर्स चल रहे हैं, 4 आवर्स चल रहे हैं, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो 240 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इट वुड बी व्हाट, 960 वाट। अब कह रहा है कितनी एनर्जी पर मंथ यूज़ कर रहा है, तो एक महीने में दिन कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो 960 इंटू 30, अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल 96 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 जीरो आगे आंसर में जोड़ दूंगा। 3 6 ज़ार 18, 3 9 ज़ार 27 एंड 28, 228 और 2 जीरो जोड़ दिए, इतने वाट, 123, तो 28.8 इंटू 10 पावर 3 वाट। अच्छा, 10 पावर 3 का मतलब किलो होता है मेरा बेटा, तो इतनी एनर्जी आप, वॉट आवर है, टाइम भी तो है, दिस इज आवर, तो वॉट आवर था ये, ठीक है। तो किलो वॉट आवर 28.8 किलो वॉट आवर एनर्जी आप इस्तेमाल करेंगे, और यही आपके यूनिट होते हैं, मतलब 28.8 यूनिट का आपका बिल आएगा। सो इट्स लाइक दिस। आगे चलते हैं। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल व्हेन ओपन सर्किट इज ई, ठीक है, सॉरी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका जो ओपन सर्किट में, सॉरी ई ही होगा, अब ये क्यों होगा, देखो ईएमएफ बराबर होता है, ये मैंने ऊपर भी पढ़ाया था। अब ओपन सर्किट है तो करंट आपका ज़ीरो है, जब करंट ज़ीरो है तो ठीक है, तो E इज इक्वल टू वी हो जाएगा। तो इट्स लाइक दैट, जो मैं ऊपर एक क्वेश्चन इसी तरह का आया था तो मैंने आपको बताया था। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो कौन सी डिवाइस होती है जो नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है, तो इट इज़ सोर्स ऑफ ईएमएफ। अच्छा, सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या हो सकती है, इट कैन बी बैटरीज, इट कैन बी जनरेटर्स। वो क्या करती है, बैटरी की हो रही है तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रही है, जनरेटर है तो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है, तो सोर्स ऑफ ईएमएफ। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, देखो विच इज़ इलेक्ट्रिक पावर। अब ये क्यों है, रेट, रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम इज पावर, सो इट्स लाइक दिस। आगे चलते हैं। अ हीटर यूजेस 10 एम्पियर ऑफ करंट, ठीक है, टू अ 220 वोल्ट लाइन, ठीक है, वोल्टेज भी आ गया। इफ एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट 20 रुपीज पर किलो वाट आवर, एक यूनिट का इतना है, तो द कॉस्ट ऑफ रनिंग दिस हीटर फॉर 10 आवर्स, अगर मैं इस हीटर को 10 घंटे चलाऊंगा
तो मेरा बिल कितना आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप पावर निकालेंगे। पावर का फॉर्मूला है वी आई, तो वी जो है वो तो है 220 और करंट कितना है 10, तो पावर कितना हो जाएगा 2200 वाट इज़ योर पावर। अब एनर्जी कंजम्पशन निकालेंगे कि भाई मैंने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है। एनर्जी जो है विच इज़ पावर इनटू टाइम, पावर है 2200 वाट और टाइम आपके पास कितना है 10 आवर्स, तो ये हो जाएगा 22,000 वाट आवर। अच्छा, अब मैं इसको 22,000 को 22 इंटू 10 पावर 3 वाट आवर लिख सकता हूँ। अच्छा, अब 10 पावर 3 का मतलब होता है किलो, किलो वाट आवर। अच्छा, 1 किलो वाट आवर की जो कॉस्ट है वो कितनी है 20 रुपीज़ है। तो 22 किलो वाट आवर की जो कॉस्ट है वो सिंपल हो जाएगी, 22 को 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इट वुड बी 440 रुपीज़। तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इतना आएगा। हालांकि इतना तो नहीं आता। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक्सप्रेशन रिटन एज वी क्यू ओवर टी रिप्रेजेंट्स, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो भाई ये इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे कि वी तो वोल्टेज है, क्यू ओवर टी जो है वो करंट है, तो वी आई इज इक्वल टू पी, ये फॉर्मूला पड़ा है एंड दिस इज पावर। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 53, इफ एन रेजिस्टेंस ईच ऑफ ओहम R ohm when connected in parallel given equivalent resistance R, if these resistances were connected in series तो the combination would have given resistance in ohm, वो किसके बराबर होगा। तो R जो है टोटल, अब ये पता है R ओवर N टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला होता है RN। तो ये दोनों फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। ठीक है, वो जो दूसरा फार्मूलाज जो आपने इन योर स्कूल इन योर कॉलेज पढ़े हैं उसके अलावा ये दो फार्मूलाज भी इम्पॉर्टेंट है। अब मुझे फ्रॉम द पैरेलल यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि एन आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। मैं सीरीज़ का फार्मूला पूछा, सीरीज़ के फार्मूला में कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर जो बराबर है एन आर, एन 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 और एन मल्टीप्लाई होगा एन स्क्वायर आर, तो दिस वुड बी द सीरीज फार्मूला, एन स्क्वायर आर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। अ पीस ऑफ कॉपर एंड अ पीस ऑफ जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर डाउन टू 77 डिग्री। ठीक है, तो क्या होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ देम डिक्रीजेज नहीं। जर्मेनियम जो है वो सेमीकंडक्टर है भाई, और कॉपर जो है वो कंडक्टर है या मेटल है, व्हाटएवर यू मे कॉल इट। तो द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर डिक्रीजेस, ठीक है, एंड दैट ऑफ जर्मेनियम इंक्रीजेस। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉपर कंडक्टर है, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस ऑन कूलिंग, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस ऑन कूलिंग। तो व्हाट डज इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया, डी वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। Several resistors are connected in series. The resistance of their equivalent resistance will be greater than any individual resistor. This is the idea of what you call it the series में। और अगर यही आइडिया पैरेलल में लोगे तो इट वुड बी स्मॉलर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टर हो जाएगा पैरेलल में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मेटल्स। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, मेटल्स हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, क्योंकि जितना टेम्परेचर बढ़ाते हैं उतनी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। और सेमीकंडक्टर का नेगेटिव होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ऊपर पढ़कर आए। आगे चलते हैं। अ निक्रोम वायर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर एंड 1 स्क्वायर मिलीमीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, millimeter square, carries a current of this 4 amps when connected to a 2 volts, ठीक है, वोल्टेज है 2। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ निक्रोम वायर इन ओहम मीटर इज, तो रेजिस्टिविटी आपने पता करनी है। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी पता करनी है कितनी है। ठीक है, अच्छा, अब हमें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल ओवर ए। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखें कि आर तो है ही नहीं, तो आर के लिए वी यूज़ द फॉर्मूला वी ओवर आई। वी है 2, आई है आपके पास 4, तो आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगी 1/2 ओम। तो रेजिस्टेंस तो आ गई आपके पास इस वायर की। अब चाहिए रेजिस्टिविटी विच वुड बी द फॉर्मूला आर ए ओवर एल इज इक्वल टू रो। अब ये एक और मसला है कि लेंथ और जो एरिया है वो एस आई यूनिट में नहीं है। तो 50 सेंटीमीटर तो मुझे पता है कि 0.5 मीटर्स होता है। अब 1 मिलीमीटर स्क्वायर को मैंने कन्वर्ट करना है मीटर्स स्क्वायर में, तो हाउ कैन वी डू दैट।
तो हमें पता है, ये तो आपको पता है 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर्स के। इफ़ आई डू द स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड लाइक दिस एंड लाइक दिस, तो 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा, तो 10⁻⁻6 स्क्वायर, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है, मिलीमीटर स्क्वायर। सो 1 मिलीमीटर स्क्वायर में 10⁻⁻6 meters square होते हैं। Now everything is picture perfect. You just need to substitute the value, get the answer. R is equal to rho, rho is equal to R. R की वैल्यू क्या है, 1/2 या 0.5, whatever. A, which is this 10⁻⁻6 divided by L. L कितना है, 0.5, which is this 1/2. Again 1/2 इंटू 10⁻⁻6, ये अगर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा तो 2, 2 से 2 कैंसिल, तो रो कितना हो जाएगा निक्रोम का, दिस। तो दिस वुड बी द आंसर, ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर, नन ऑफ द स्टेट इंक्रीजेज विद द लेंथ ऑफ अ वायर, नहीं, डिक्रीजेज विद द एरिया, डिक्रीजेज, नो नो नो। रेजिस्टिविटी जो है नेचुरल रेजिस्टेंट होती है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है। The difference of the effective resistance of two wires in parallel is this, ठीक है, पैरेलल है। The resistance of one wire is this, second wire का कितना होगा, तो this is the total resistance। तो 1/RT, पैरेलल का फॉर्मूला है 1/R1 प्लस 1/R2, R2 चाहिए, RT है 1 डिवाइडेड बाय 6/5 इज इक्वल टू R1 है 3 और R2 तो आपको चाहिए। नाउ सी दैट, सिंपल मैथ्स करेंगे एंड विल गेट द आंसर। अब यहाँ पर 1 डिवाइडेड है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट वुड बी 5/6। अब ये 1/3 यहाँ प्लस का यहाँ जाके माइनस इज इक्वल टू 1/R2। ये मल्टीप्लाई करेगा तो इट वुड बी 5/6 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/R2। विल टेक द एलसीएम, 6 5 और यहाँ पर 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो 2 इज इक्वल टू 1/R2। Now see that 5/5 minus 2 would be 3, 3/6, 1/R2, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 1/2 is equal to 1/R2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बेसिकली R2 बराबर हो जाएगा 2 ओम के। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। 2 बल्ब्स, एक है 50 ओम का और एक है 25 वॉट्स का, आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, विद द मेन्स। द रेशियो ऑफ द करंट्स थ्रू देम, भाई सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, तो रेशियो ऑफ द करंट हमेशा 1:1 ही होगा, ठीक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द रेजिस्टेंस डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है सेमीकंडक्टर की, क्योंकि उसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो है वो नेगेटिव होता है, तो सेमीकंडक्टर इन चारों में से जर्मेनियम है। आगे चलते हैं। अ सर्टेन वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस आर, द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर आइडेंटिकल विद द फर्स्ट एक्सेप्ट हैविंग ट्वाइस इट्स डायमीटर। अच्छा, डायमीटर ट्वाइस है तो भाई रेडियस भी ट्वाइस होगा, तो जितना बड़ा डायमीटर उतना रेडियस, और एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। अब अगर रेडियस डबल है तो एरिया 4 गुना हो जाएगा, तो जो न्यू एरिया होगा विच वुड बी 4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस एरिया। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल ओवर ए, तो व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स दैट अगर एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। अच्छा, अब एरिया आपका 4 गुना बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस 4 गुना क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। 4 गुना का मतलब 1/4 हो जाएगी, 1/4 होता है 0.25, तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस लाइक दिस। A resistance of wire is 20 ohm. It is so stretched that the length become 3 times. ठीक है, तो न्यू रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो 3 गुना रेजिस्टेंस, लेंथ बड़ी है तो रेजिस्टेंस भी 3 गुना बढ़ जाएगी, तो 20 का 3 कितना होता है, 60 होता है। आगे चलते हैं। 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 2 ohms आर कनेक्टेड टुगेदर इन अ ट्रायंगुलर शेप। अभी ऊपर पढ़ के आए कि भाई द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी ऑफ द वर्टाइसेस विल बी, ट्राइंगल में जो रेजिस्टेंस 2 सीरीज होती हैं और एक पैरेलल होता है, ठीक है। अब सीरीज में तो सिंपल टोटल ऐड कर देंगे तो इट वुड बी 4, और पैरेलल मतलब 1/4 और 1/2, ठीक, तो इट वुड बी 4 1
प्लस 2 इट वुड बी 3/4। तो 1/r बराबर है 3/4 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इट वुड बी 4/3। तो इसका मतलब क्या है, ए वुड बी द करेक्ट आंसर। तो ये याद रखिएगा कि ट्राइंगल जब भी बनेगा एक वायर का, तो दो उसमें से सीरीज में होंगे और एक जो है वो पैरेलल में होगा। अब इन दिस रिगार्ड यहाँ पर ये दो वायर सीरीज में हैं और ये वाला पैरेलल में है। आगे चलते हैं। अब बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्या करना है, डेटा बनाना है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, 0.54 ओहम्स है, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वेरिएबल रेजिस्टर आर, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टर वो होता है जिसकी रेजिस्टेंस चेंज हो। द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच पावर डिलीवर्ड इज मैक्सिमम। तो भाई पावर डिलीवर मैक्सिमम जब होता है जब लोड रेजिस्टेंस आर बराबर हो इंटरनल रेजिस्टेंस की, दैट इज 0.5। ओके, सॉल्व करने की भी नीड नहीं है। The current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its terminals provided the temperature and other physical conditions of the conductor do not change। ये किसकी स्टेटमेंट है, ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट है। आगे चलते हैं। A wire of uniform cross sectional area and length L is cut into two equal parts। दो, द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट इज, भाई रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन द नेचर। अब कटने के बाद भी, दो इक्वल पार्ट्स में होने के बाद भी नेचर तो सेम रहेगी, तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। कह रहा है इतने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं थ्रू द कंडक्टर इन 1 माइक्रोसेकंड, ठीक है। द करंट इन मिली एम्पियर कितना होगा, ठीक है। सॉरी, टाइम आपको दिया गया है 10⁻⁻⁶। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 × 10⁻⁷। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 सेकेंड्स। करंट का फॉर्मूला होता है Q/T, Q बराबर है NE/T के। कुछ भी नहीं करना, वी जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। देखिए N जो है 1 × 10⁻⁷, E जो है 1.6 × 10⁻⁻19 और टाइम कितना है 10⁻⁻6। देखें यहाँ पर बेस सेम पावर ऐड है, 10⁻7 और 10⁻⁻19। 7 - 19 वुड बी व्हाट, इट वुड बी -12। अच्छा, 10⁻⁻6 यहाँ माइनस के ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो इट वुड बी लाइक दिस, ठीक है, प्लस का। अब अगेन यहाँ बेस सेम पावर ऐड, इट वुड बी लाइक दिस, और ये हो जाएगा 1.6। अब यहाँ गौर करें, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻⁻3 और 10⁻⁻3। अब ऐसे क्यों किया है, क्योंकि -3 बराबर होता है मिली, ठीक है। तो 1.3 × 10⁻⁻3 मिली एम्पियर वुड बी द करेक्ट आंसर। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। आगे चलते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, E = V + IR। ये तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है। V यहाँ प्लस का, यहाँ जाके माइनस, E - V = IR। तो E - V divided by I is equal to R. So this would be the internal resistance formula. So C would be the correct answer. The quantity of charge required to provide a current of this in 1 hour. अच्छा, 1 आवर का मतलब है 60 मिनट, 60 मिनट्स का मतलब सेकंड्स में 3600 सेकंड्स। तो Q is equal to IT, I है 10, T है आपके पास 3600, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 36,000 कूलम would be the charge। C would be the correct answer। आगे चलते हैं। IV graph for two different resistance is shown in the figure। ये आपके पास डायग्राम है। R1 is steeper slope, इसका steeper slope है R1 का than R2, which means less resistance और inverted graph contacts, ठीक है। अच्छा, इसका जो gradient है, ये slope है वो ज़्यादा है और इसका जो slope है वो कम है। slope का मतलब होता है R, इसमें 1/R। तो 1/R1 ज़्यादा है, 1/R1 की वैल्यू ज़्यादा है, तो उसका मतलब है R1 की वैल्यू कम होगी। और यहाँ पर 1/R2 की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, सॉरी कम है, तो R2 की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है, R1 इज़ स्मॉलर देन R2। अब ये मुझे कैसे पता चला, समझें। स्लोप का फॉर्मूला होता है Y/X। तो Y पर है करंट, X पर है वोल्टेज, तो वो बराबर है 1/R के, क्योंकि R बराबर है V/I के। सो दैट्स हाउ आई कैलकुलेट दिस, ठीक है।
आई होप सो ये इजी होगा आपके लिए। आगे चलते हैं। वायर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग मतलब 1 मीटर एंड 2 मिलीमीटर डायमीटर। 2 मिलीमीटर डायमीटर है तो रेडियस कितना 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब 10 पावर माइनस 3 मीटर्स। हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ दिस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटीरियल इज। देखो भाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए होता है, तो ये हो जाएगा आर ए ओवर एल इज इक्वल टू रो। ठीक है, अब सारी चीज़ें मौजूद हैं, वी जस्ट नीड टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। आर की जगह मैंने लिखा 0.7। एरिया, अब देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक, और एल विच इज़ 1 मीटर। अब यहाँ गौर करें 0.7 पाई जो है विच इज़ 22 3.14 और आर, आर क्या था 1 10 पावर माइनस 3 और उसका स्क्वायर, तो इट विल बी लाइक दिस। और 1 1 लिखना है नहीं लिखना आपकी मर्जी है। तो अगेन देखें 0.7 और यहाँ पर 3.14 और यहाँ पर 10 पावर माइनस 6। सही, होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। अब हम यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब 0.7 को मैं 7 डिवाइडेड बाई 10 लिख सकता हूँ, यस। 3.14 को 22 ओवर 7 लिख सकता हूँ क्योंकि पाई की ये भी वैल्यू है। ठीक है, एंड इट विल बी लाइक दिस। देखो ये कैंसिल, 22 डिवाइडेड बाई 10 है। अच्छा 22 डिवाइडेड बाई 10 का मतलब क्या होता है 2.2, तो रेजिस्टिविटी की ये वैल्यू आ गई। विदाउट कैलकुलेटर आपने इजीली सॉल्व कर लिया, जस्ट कि आपको कुछ मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है आगे चलते हैं। टू वायर्स, एक कितनी रेजिस्टेंस है 2R एंड एक की रेजिस्टेंस है आर कनेक्टेड इन पैरेलल। द रेशियो ऑफ हीट जनरेटेड इन 2R एंड आर इज, कि कितनी हीट जनरेट होगी 2R एंड आर में। ठीक है, पावर का फॉर्मूला है V स्क्वायर ओवर आर। सही, अच्छा, और पावर का फॉर्मूला है यहाँ पर भी V स्क्वायर ओवर, अच्छा यहाँ पर 2R हो जाएगा और यहाँ पर R हो जाएगा। लॉजिकल सी बात है। तो अगर आप यहाँ देखें कि द रेशियो ऑफ हीट जनरेटेड, तो P चाहिए तो P1 ओवर P2 कर लेते हैं। तो P1 डिवाइडेड बाय P2 V स्क्वायर ओवर 2R डिवाइडेड बाय V स्क्वायर ओवर R, तो इट वुड बी V स्क्वायर ओवर 2R मल्टीप्लाई R डिवाइडेड बाय V स्क्वायर कैंसिल, R कैंसिल, 1/2 या 1:2। सो व्हाट डज इट मीन्स, ए वुड बी द करेक्ट आंसर। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर देखें यहाँ पर तो हीट जनरेट की बात आ रही है, तो उसका फॉर्मूला तो ये हो जाएगा, उसके फार्मूला में V स्क्वायर ओवर R और इंटू टी आ जाएगा, तो मैं उसका भी रेशियो लूँगा तो वो भी 1:2 ही आएगा। ठीक है आप वो करके चेक नंबर 74 की तरफ चलते हैं। कह रहा है टू बल्ब्स आर वर्किंग इन पैरेलल ऑर्डर। ठीक है, बल्ब ए इज़ ब्राइटर देन बल्ब बी, बल्ब ए ज़्यादा तेज़ चल रहा है, तो उनकी रेजिस्टेंसेस के बारे में क्या कह सकते हैं। देखो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर है, तो यहाँ पर आपको ये पता लग गया कि पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ब्राइटर का मतलब पावर ज़्यादा, तो ए की पावर ज़्यादा है तो ए की रेजिस्टेंस कम, किससे बी से, तो आर ए इसकी रेजिस्टेंस होगी स्मॉलर देन आर बी, जो कि है आपके पास बी। आंसर वुड बी द करेक्ट वन। आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल सेल, आइडियल सेल में आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा ज़ीरो होती है, प्लीज़ याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इफ़ अ हायर पावर हीटर इज़ कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक मेन्स देन द बल्ब्स इन द हाउस बिकम डिम। क्यों ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा होता है, हमने भी किया, एक पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है जिसकी वजह से आपका जो जो बल्ब्स होते हैं वो डिम हो जाते हैं। ठीक है, अ 60 वाट बल्ब ऑपरेट्स ऑन 220 वोल्ट सप्लाई, द करंट कितना होगा, पावर इज इक्वल टू वोल्ट इनटू करंट, तो पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज इज इक्वल टू करंट, तो करंट इज इक्वल टू पावर इज 60 डिवाइडेड बाय 220, व्हाट डज इट मीन, 0 0 कैंसिल, अगेन 3/11, इट वुड बी बी। आगे आगे चलते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एट टेम्परेचर टी एंड डी 0 डिग्री टेम्परेचर आर रिलेटेड बाय, so it would be RT is equal to R naught bracket 1 plus alpha t. So what does it means, A would be the correct answer. Given three equal resistors, how many different combination of all three resistors can be made। देखो पहला तो सीरीज में हो सकते हैं सारे,
दूसरा सारों को पैरेलल कर दो, फिर क्या करो, दो सीरीज एंड एक पैरेलल कर दो, या दो पैरेलल या एंड एक सीरीज कर दो। तो ये कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 4 कॉम्बिनेशन हो गए। ठीक है, होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। आगे चलते हैं। टू बल्ब्स, वन ऑफ 25 वोल्ट और 220 वोल्ट पे वो काम कर रहा है, और दूसरा 100 वोल्ट है और 220 वोल्ट पे काम कर रहा है, कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द मीन्स ऑफ 220 वोल्ट। द करंट किस में ज़्यादा होगा। आगे तो भाई करंट का फॉर्मूला है E डिवाइडेड बाई V, तो पावर 100 डिवाइडेड बाई 220। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 5/11। तो करंट किस में ज़्यादा है, 100 वाले में ज़्यादा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगेन बताता हूँ किस तरह, 25/220। तो ये तो अगेन लॉजिकल सी बात लग रही है। इट वुड बी 5, इट वुड बी 4 एंड इट वुड बी 4। तो 5/44 जो है वो छोटा नंबर है, तो करंट 5/11 ज़्यादा है, 100 वाट बल्ब में ज़्यादा करंट होगा। आगे चलते हैं। व्हेन द पावर ट्रांसफर ऑफ टू द लोड इज़ मैक्सिमम, द एफिशिएंसी ऑफ द बैटरी, एफिशिएंसी ऑफ द बैटरी कितनी होगी जब पावर ट्रांसफ़र जो है वो मैक्सिमम होगा, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगी। तो ये याद रखिएगा, पावर ट्रांस एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 50% हो जाएगी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर आउटपुट, यही लोड बराबर है इंटरनल रेजिस्टेंस के, तो आपका जो ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4R। ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन, सी वुड बी द करेक्ट आंसर। हम क्वेश्चन नंबर 83 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 जो है, a conductor of resistance 3 ohm is stretched uniformly till its length is double। आप ये आपके पास वायर है, इसको आप स्ट्रेच करते हैं। अब अच्छा, लॉजिकल सी बात है, जब आप इसको स्ट्रेच कर रहे हैं उसका वॉल्यूम, सॉरी उसकी लेंथ डबल हो रही है। ठीक है, मेकिंग सेंस। तो न्यू लेंथ इज 2L। अच्छा, लेंथ डबल हो रही है तो कुछ तो कम होगा, तो एरिया उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू रेजिस्टेंस कितनी होगी भाई, R इज इक्वल टू R डैश इज इक्वल टू रो L डैश ओवर A डैश। अच्छा, रो L डैश मतलब 2L न्यू लेंथ डिवाइडेड बाय A डैश मतलब A ओवर 2। तो व्हाट डज इट मीन्स, रो 2L। अच्छा, अब ये डिवीजन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, 2/A। तो 2 रो L ओवर A और यहाँ पर इंटू 2, तो इट वुड बी 4 रो L ओवर A। सो व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स दैट कि आपकी जो न्यू रेजिस्टेंस है वो पुरानी रेजिस्टेंस से 4 गुना बढ़ गई है। पुरानी रेजिस्टेंस थी 3, तो न्यू रेजिस्टेंस ऑफ दिस स्ट्रेच वायर इज 12। ओके, फिर कह रहा है कि यार ये जो है ये एक ट्राइंगल में इक्वल लेंथ में आपने इस तरह कर दी है। अब इक्वल लेंथ है तो इसकी भी रेजिस्टेंस 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4, और जब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो दो सीरीज में होते हैं और एक पैरेलल में होगा। तो सीरीज में जो लेंथ है, सीरीज में जो रेजिस्टेंस है, इट वुड बी 4 + 4। तो टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज वुड बी 8। और अगर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करूं तो 1/8 और 1/4 जो एक पैरेलल में था। सो व्हाट डज इट मीन्स, यू विल टेक द एलसीएम, 8 1 और यहाँ पे 2, सो 3/8। सो 1/r वुड बी 3/8। तो r यहाँ पे बराबर हो जाएगा 8/3। सो व्हाट डज इट मीन्स, आपका बी आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। A piece of wire of resistance 4 ohm is bent through 180 degree, okay, at its midpoint, and the two halves are twisted together, then the resistance is। अच्छा, एक वायर थी जिसको दो हिस्सों में आपने इस तरह पैरेलल में कर दिया। अच्छा, पहले रेजिस्टेंस 4 थी, अब 2 हो जाएगी। लॉजिकल सी बात है, क्योंकि भाई अगर लेंथ बढ़ा रहे हो इन द प्रीवियस क्वेश्चन तो आपकी रेजिस्टेंस बढ़ रही थी, तो इन द वाइस वर्सा लेंथ कम करोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो कह रहा है अब इनकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, दे आर इन पैरेलल, तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 और r2। ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन्स, 1/2 + 1/2, एलसीएम ले लेंगे, 1 + 1 तो 2/2, तो इट वुड बी 1। तो 1/r इज इक्वल टू 1, तो r भी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। The electric resistance of a certain wire of iron is R if its length and radius both are doubled. Then, जब क्या होगा, जब लेंथ भी डबल कर दिया आपने और रेडियस भी डबल कर दिया,
the radius will be, the resistance will be halved and the specific resistance will remain unchanged. अच्छा, लेंथ को और रेडियस को डबल कर दिया, लेंथ डबल, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है, तो लेंथ आपने डबल कर दी, सॉरी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, या हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इट्स अ गुड आइडिया, एक सॉल्व कर लेंगे, शॉर्टकट से बेहतर है, शॉर्टकट मैं आपको बता दूंगा, यू कैन अप्लाई इट ऑन ड्यूरिंग द एग्जाम। तो जो न्यू लेंथ है इट इज़ 2L, ठीक है, अब रेडियस डबल है, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर, तो रेडियस 4 गुना हो जाएगा तो एरिया 4A हो जाएगा, तो न्यू एरिया विल बी 4A, रेजिस्टेंस बराबर है रो एल ओवर ए, तो रो एल डैश क्योंकि न्यू रेजिस्टेंस है, न्यू रेजिस्टेंस इज रो एल डैश की जगह 2L डिवाइडेड बाय ए की जगह 4A, ठीक है, तो रेजिस्टेंस रो 2L और डिवाइडेड बाय 4A कैंसिल, ठीक है, 1/2 रो एल ओवर ए, अच्छा रो एल ओवर ए का मतलब रेजिस्टेंस होता है, तो मतलब कि नई रेजिस्टेंस कितनी हो गई है, हाफ हो गई है, और रेजिस्टिविटी सेम रहती है क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल वो तो सेम ही है। लेट अस मूव फॉरवर्ड, अ वायर हैज रेजिस्टेंस 16 ओम, इट इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, ठीक है, एक वायर है जो बेंड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन एनी डायमीटर ऑफ द सर्कल इज, ठीक है, तो ये इट्स लाइक अ सर्कल, और अब यहाँ देखें ये पैरेलल हो गई है ना, अब यहाँ ऊपर वाली रेजिस्टेंस 8, नीचे वाली रेजिस्टेंस भी 8, क्योंकि हाफ लेंथ हो गई ना उसकी, तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी। अब दोनों जो अपर सर्किल और लोअर सेमी सर्किल और अपर सेमी सर्किल जो है वो पैरेलल में है, तो पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस होती है इट वुड बी 1/8, 1/8 आप इसका एलसीएम ले लेंगे, 8, 1 + 1, 2/8, 2 1 2, 2 2 4, 1/r is equal to 1/4, तो यहाँ से r would be equal to 4, so A would be the correct answer, ठीक, two resistor this and this are connected in parallel, what should be the value of r to be connected in series, ठीक है, with the other two, so that the net resistance will be 20, कि दो रेजिस्टर हैं आपके पास, वो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, एंड व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू क्या होगी, टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द अदर टू, ठीक है, सो दैट द नेट रेजिस्टेंस विल बी 20। अब देखें, अगर मैं इन दोनों की नेट रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ पहले, तो 1/r इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/30, तो ये हो जाएगा इसकी एलसीएम 30, 2 + 1, 3/30, 1/10, तो 1/r इज इक्वल टू 1/10, तो r इज इक्वल टू 10। अब कह रहा है जी जो 10 आया है इसके साथ मैंने एक और रेजिस्टर जोड़ दिया, यहाँ कर लेते हैं, और वो सीरीज़ में जोड़ा है, तो 10 प्लस एक और आर, और उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो 20 आ रहा है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 20 - 10 कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। जूल पर कुलम मतलब कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज वोल्टेज के बराबर होता है, वर्क डन का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट कुलम, तो वोल्ट के बराबर है। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड। नंबर 89 है, कह रहा है 50 वाट बल्ब इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रूम हीटर, ठीक है, इफ नाउ द 50 watt bulb is replaced by a 100 watt bulb, the heater output will, ठीक है, अब यहाँ देखें पावर इज इक्वल टू वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, और यहाँ से पता लग रहा है कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब कि अगर पावर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो व्हाट डज इट मीन्स, अगर रेजिस्टेंस आपकी डिक्रीज हो रही है तो हीटर का जो आउटपुट होगा वो बढ़ जाएगा क्योंकि उसको ज़्यादा करंट मिलेगा, लॉजिकल सी बात है। सो 100 बल्ब हैज़ लोअर रेजिस्टेंस देन 50 वोल्ट, सो सर्किट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जिसकी वजह से ओवरऑल करंट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हीटर का पावर या उसका करंट बढ़ जाएगा। इट्स लाइक दैट। इफ द पावर कंपनी सेल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट दिस 18 rupees per kilowatt hour, how much does it cost to run a 100 watt bulb for 3 hours? 100 watt bulbs का मतलब है 0.1 किलोवाट। अब 0.1 किलोवाट एनर्जी, ये आपके पास हो गया पावर, और एनर्जी का फॉर्मूला है पावर इनटू टाइम, तो 0.1 किलोवाट इज द पावर
टाइम इज़ 3 आवर, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर का जो रेट है दैट इज़ 18, तो 0.3 इंटू 18, अच्छा 0.3 को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 18। देखो अगेन यू कैन ईजिली सॉल्व इट। हाउ? 3 को आप 18 से मल्टीप्लाई कर दो, इट वुड बी 54 डिवाइडेड बाई 10, सो इट वुड बी 5.4। तो 5.4 रुपीज़ का आपका बिल आएगा। लेट अस मूव फॉरवर्ड। A 2 kilowatt boiler used for 1 hour per day consumes the following electrical energy in 30 days। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक है। पावर कितना है 2 किलोवाट, टाइम कितना है 1 आवर पर डे है, तो एनर्जी कितनी रोज़ की कंज्यूम करेगा 2 किलोवाट आवर। अच्छा महीने में 30 डेज हैं, तो टोटल 60 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 यूनिट, तो मतलब कितने यूनिट्स 60 यूनिट्स, तो इट्स लाइक दैट। आगे चलते हैं। द इफेक्टिव पावर ऑफ 100 वाट 60 वाट एंड 40 वाट लैम्प्स कनेक्टेड इन सीरीज। तो इफेक्टिव पावर जो है वो कितना होगा, सीरीज में पावर का फॉर्मूला है 1/P1, 1/P2 और ये 1/P3, ठीक है भाई। अच्छा व्हाट यू नीड टू डू, सिंपल आपने सॉल्व करना है 1/100, 1/60 और ये 1/40। या तो आप थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं कि अगर मैं 1/10 कॉमन ले लेता हूँ तो इट वुड बी लाइक 1/10, 1/6 और 1/4। अब यहाँ पर इसका मैं ईजिली, या फिर आप 1/20 कॉमन ले लें, ये और भी ईजी है। अगर आप 20 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा 2, और 5 3 2 आप इसका सिंपल एलसीएम ले लेंगे, यू विल गेट द आंसर। सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो 1/20, 5 3s आर 15 एंड इंटू 2 विल बी 30। 5 के टेबल में 30 आता है 6 टाइम्स, 6 1 ज़ा 6, यहाँ पे 10 और यहाँ पर 15। ओके, तो अब आपका 1/p इज इक्वल टू 1/20, तो ये हो जाएगा बेसिकली 31/30, ठीक। अच्छा अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 31 2 3 ज़र 6 इंटू 600, सो 1/p क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 31p इज इक्वल टू 600। अच्छा p इज इक्वल टू 600/31। अच्छा 600/30 करते हो ना तो आपको आंसर आता है 20 का, तो 20 से थोड़ा सा कम, विच इज़ दिस, तो दिस विल बी द इफेक्टिव पावर ऑफ द सर्किट। A total charge of 100 coulomb flows through a 12-watt bulb in a time of 50 seconds. What is the potential difference across the bulb during this time? अच्छा देखो, सबसे पहले तो करंट फाइंड आउट कर लो, विच इज़ चार्ज ओवर टाइम। चार्ज कितना है 100 है, टाइम कितना है 50 है, तो करंट कितना हो जाएगा 2 एम्प्स हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर पावर कितना है 12 वोल्ट है, पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। अच्छा यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज सॉरी पोटेंशियल पावर डिवाइडेड बाय आई वुड बी वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज इज इक्वल टू पावर कितना है 12 डिवाइडेड बाय करंट कितना है 2, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 वुड बी 6, सो दिस वुड बी द आंसर। 94 की तरफ चलते हैं। कह रहा है 2 बल्ब्स, वन ऑफ 35 वाट जो 220 वोल्टेज पर चल रहा है, दूसरा 70 वाट का है जिसका पावर इतना है और इतने वोल्टेज पर चल रहा है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, अक्रॉस द मेन्स ऑफ 220 वोल्ट्स। द करंट, किस में करंट ज़्यादा या कम होगा, सो 35 वाट के बल्ब में करंट कम होगा। अच्छा लॉजिक क्या है, वोल्ट पावर इज इक्वल टू वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब देखो कह रहा है पैरेलल, पैरेलल का मतलब है वोल्टेज तो दोनों में सेम होगा, ठीक है, 35 वाट के बल्ब में भी और 70 वाट के बल्ब में भी। तो व्हाट डज इट मीन्स कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, सॉरी। तो अगर पावर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, और हमें पता है कि रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा, तो 70 वाट के बल्ब में करंट ज़्यादा एज कम्पेयर टू 35 वाट के बल्ब में। सो दिस इज़ द लॉजिकल रीज़न फॉर इट। आगे चलते हैं। विदाउट, हम कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट बात यह है ना कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो समटाइम्स हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते हैं। विदाउट बाय द वे आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो दोनों में, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू, तो कौन सी एक्सप्रेशन ट्रू है। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज ओवर टाइम 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर,
बी वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय अ सोर्स विद पावर ऑफ 1 किलो वाट इन 1 आवर, तो इट वुड बी किलो वाट आवर, ठीक है। इट इज़ अ एनर्जी यूनिट, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आगे चलते हैं। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टेज ऑफ द सर्किट इज दिस एंड करंट दिस, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V ओवर I, तो V इज़ 45 ओवर 30, वी विल यूज़ 15 स्टेबल, तो 15 3s are 45, 15 2s are 30, तो it would be 1.5. what does it means? B would be the correct answer। कह रहा है 4 wires of same material, the same cross sectional area and the same length when connected in parallel give a resistance of this 0.25, total resistance इतनी है, ठीक है। तो बताइए, if the same 4 wires are connected in series the effective resistance will be, ओके। तो देखो रेजिस्टेंस बराबर होती है एन, सॉरी आर ओवर एन के, किसमें, पैरेलल में, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि 0 पॉइंट ये बराबर है, अब एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो 0.25 है इज द टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्ट, और आपके पास कितने वो हैं, 4 हैं, ठीक है। रेजिस्टर कितने, 4 हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस तो हो गई 1, ठीक है। अच्छा, सीरीज के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस होती है विच इज़ एन आर, रेजिस्टर 4 हैं, आर 1 है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी 4, ए डी वुड बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट और सेमीकंडक्टर के नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और टेम्परेचर कम करोगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, इट्स लाइक दैट। आगे चलते हैं। 1, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय अ सोर्स विद पावर ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर इज इक्वल टू किलोवाट आवर, ठीक है। अच्छा, ये अगेन तीनों रिपीट हो गए। आगे चलते हैं। जूल्स लॉ कहता है कि हीट जो प्रोड्यूस हो रही है इट इज़ इक्वल टू दिस, तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है बेटा वो ओम मीटर होता है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है आर ए ओवर एल, आर इज ओहम, ए का यूनिट मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ का यूनिट मीटर, ये और ये कैंसिल, ओहम मीटर, ठीक है। आगे चलते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ सुपर कंडक्टर कितनी होती है बेटा, सुपर कंडक्टर की रेजिस्टेंस 0 होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ सुपर कंडक्टर, क्योंकि करंट ओवरऑल आपका गुजर जाता है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होती है। रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर इफ दिस करंट कितना है, 0.75 एम्प्स, पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट है, ठीक है। लेंथ ऑफ द वायर इज दिस एंड जो एरिया है विच इज दिस। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि मुझे रेजिस्टिविटी बताएं। रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है अभी ऊपर करके आए, आर ए ओवर एल। अब आर तो पता नहीं है, तो व्हाट वी विल डू नाउ, फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। अब वैल्यू ऑफ आर के लिए हम V ओवर आई यूज़ करेंगे, ओम्स लॉ। V है 1.5, I है 0.75, देखें R की वैल्यू हो जाएगी 2 ओम्स, सही। तो वी विल जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। R की वैल्यू 2, A की वैल्यू है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर्स स्क्वायर, L की वैल्यू है 5, 2.5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -7। तो रो की जो वैल्यू है विच इज़ दिस। अच्छा देखें, अब रो इज़ अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी एंड इट विल बी सेम, अगर आप कुछ भी चीज़ चेंज करते हैं तो रो की वैल्यू सेम ही रहेगी। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट एब्सोल्यूट ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब ज़ीरो, केल्विन से नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता, तो ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, ठीक है। वैल्यू ऑफ करंट इन अ शॉर्ट सर्किट, करंट इन अ शॉर्ट सर्किट इज़ इनफाइनाइट, अगर शॉर्ट सर्किट है करंट इनफाइनाइट होगा, और अगर आपका ओपन सर्किट है तो करंट ज़ीरो होगा, रिमेंबर दिस। इन अ सीरीज सर्किट करंट जो है बेटा वो आपका क्या रहता है, सेम रहता है, और पैरेलल में वोल्टेज आपका सेम रहता है, सही। या आगे 110 क्वेश्चन कह रहा है 4 इक्वल रेजिस्टर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज डिसिपेट 5 वॉट पावर, ठीक है। तो बताइए इफ़ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो पावर कितना डिसिपेट होगा, तो सीरीज़ के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है विच इज़ एन आर, तो कितने रेजिस्टर है आपके पास, 4, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी 4R, ठीक है। तो हमें पता है पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर ओवर R, ठीक है। अब टोटल रेजिस्टेंस कितनी है 4R,
पावर कितना है 5, वी स्क्वायर ओवर 4r, तो वी स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा बेटा 20 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, यहाँ पर वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब पैरेलल की बात हो रही है, कह रहा है पैरेलल में कितना पावर डिसिपेट होगा, ठीक है फॉर्मूला वही है वी स्क्वायर ओवर आर, सही। अच्छा अब वी स्क्वायर जो है उसकी जगह मैं 20r लिखूंगा, लॉजिकल सी बात है, वी स्क्वायर की जगह जो है वो 20r आ जाएगा। और अब r जो है, अब पैरेलल सी पैरेलल के अंदर जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है विच इज़ दिस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस कितने हैं 4, तो r की जगह डिवाइडेड बाय 4, सॉरी r डिवाइडेड बाय 4, इट विल बी लाइक दिस, सो 20r मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू r, r से r कैंसिल, 20 इंटू 4 वुड बी 80, सो 80 वोल्ट वुड बी द आंसर इन क्वेश्चन नंबर 110। आगे चलते हैं, कह रहा है 1 मिनट में 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिक फायर यूजेस 10 टाइम्स एज मच एनर्जी एज, ठीक है 100 वाट, क्योंकि 100 वाट को मैं जब 1010 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 1 किलो वाट हो जाएगा, दैट इज 1000 वाट, ठीक है। इट इज़ लाइक दिस, कह रहा है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड अ सेमी कंडक्टर, तो क्या होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कंडक्टर की बढ़ जाएगी, सेमीकंडक्टर की कम हो जाएगी, सी वुड बी द करेक्ट आंसर। सो होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड एवरी क्वेश्चन, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट्स व्हाई मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी इसमें ऐड की थी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क इन द कमेंट बॉक्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।